नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। चार अक्टूबर से शुरू होंगे स्कूल, परिजनों की सहमति होगी जरूरी। नागपुर महानगर पालिका के प्रभाग 22 के नगर सेवक लापता, मनसे ने की बैनरबाजी। और आरपीएफ ने पकड़ी शराब से भरी 6 बैग, रेलवे से लाई जा रही थी शराब की खेप। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से स्कूल शुरू होने जा रहे हैं। कोरोना नियमों का पालन करते हुए राज्य भर में स्कूल शुरू होंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि शहरी भागों में स्कूल 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे। ग्रामीण भागों में 5वीं से 12वीं तक के वर्गों के लिए स्कूल खुलेंगे। कोरोना की वजह से राज्य में बंद स्कूलों को खोलने के लिए राज्य शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा था। राज्य के कोरोना टास्क फोर्स से सलाह मशवरे के बाद मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन साथ ही कोरोना से जुड़ी परिस्थितियों को देखते हुए फैसले में फेरबदल करने का अधिकार जिलाधिकारियों को होगा। यानी जिन जिलों में कोरोना से जुड़ी स्थितियां अनुकूल ना हो, वहां जिलाधिकारी स्कूल बंद रखने का निर्णय ले सकते हैं। बच्चों को बुलाने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूर होगी। विद्यार्थियों पर अटेंडेंस के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि शहरी भागों में स्कूल 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खोलेंगे। ग्रामीण भागों में 5वीं से 12वीं तक के वर्गों के लिए स्कूल खुल जाएंगे। कोविड सेंटर म्हणून किंवा क्वारंटाईन सेंटर म्हणून वापरल्या जातात मोठ्या प्रमाणामध्ये, त्याच्या संदर्भामध्ये म्हणून आम्ही 8 दिवसांमध्ये सांगतो की त्या ठिकाणचे असलेले कलेक्टर असतील किंवा आयुक्त असतील हे महानगरपालिकेमध्ये बघत असतात, जिल्हा लेवलला कलेक्टर किंवा सीओ याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बघत असतात। त्यांनी या ठिकाणी लक्ष द्यावं, ज्या ज्या ठिकाणी शक्य आहे त्या त्या ठिकाणी। आता आपल्याला सुद्धा माहिती आहे, कारण आरोग्य विभागाचं सुद्धा एक मत आलं की काही ठिकाणी 10च्या खाली जी आहे ती संख्या आहे ऍक्टिव्ह रुग्णांची, काही ठिकाणी 100च्या खाली आहे। अशा ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी शक्य आहे त्या त्या ठिकाणी तिथल्या लोकांनी ते लक्ष देऊन पूर्णपणे आपण म्हणून याच्यामध्ये पूर्णपणे स्थानिक प्रशासनाला इन्व्हॉल्व करत आहोत, आपण तिथल्या पालकांना इन्व्हॉल्व करत आहोत आणि पालकांच्या संमतीशिवाय विद्यार्थी शाळेमध्ये येऊन असं सुद्धा आपण सांगत आहोत। त्यामुळे काळजी घेऊनच पूर्ण प्रयत्न करण्याचा, आपल्या शाळा सुरू करण्याचा आपला प्रयत्न है। नागपुर महानगर पालिका के प्रभाग 22 के नगर सेवक इन दिनों लापता है, ऐसे बैनर प्रभाग 22 में लगाया गया है। ये बैनर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा लगाया गया है, जिसमें नगर सेवकों को ढूंढकर लाने वाले पर 11 रुपए का इनाम भी रखा गया है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति शहर में गरमाते जा रही है। इसी बीच नागपुर महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 22 में एक बैनर लगाया गया है, जिसमें सभी 4 नगर सेवकों को लापता बताया गया है, जिन्हें ढूंढकर लाने वाले को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा 11 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। आज जो है प्रभाग महाराष्ट्र नवनिर्माण मध्य नागपुर तरफ से प्रभाग 22 में जो आंदोलन रखा है, और यह आंदोलन का रखते हुए यहाँ पे जो प्रभाग 22 में 4 ही नगर सेवक ने काम तो किया नहीं है, 4.5 साल से लापता है, 4.5 साल से लापता है, और इन्होंने 4.5 साल में कोई भी प्रभाग में काम किया नहीं। इसलिए हमने आज लापता गुमशुदा हो गए 4 ही नगर सेवक, इसलिए हमने ये बोर्ड लगाया है। और जो भी उनको लापता यानी पकड़ के लाएंगा, शोध के दिखाएंगा, उनको हम 11 रुपये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तरफ से पारितोषिक देने वाले हैं। नागपुर रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा एक रेलगाड़ी से बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई है।
आरपीएफ को संदिग्ध अवस्था में 6 बैग मिली थी, जिसकी छानबीन करने पर उसमें से 105 शराब की बोतल बरामद की गई है, जिसकी कीमत 1,07,820 बताई जा रही है। आज दिनांक 22/9/2021 को समय लगभग सवेरे 7 बजे मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रेन नंबर 2724 तेलंगाना एक्सप्रेस में कुछ शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के अनुसार ड्यूटी स्टाफ के माध्यम से उक्त गाड़ी को अटेंड करवाया गया, जिसमें गाड़ी के S8 कोच से 6 बैग शराब के जिसमें शराब रखी हुई थी उतारे गए और एक व्यक्ति को संदिग्ध में उतारा गया था। तो राज्य उत्पादन विभाग और आरपीएफ अधिकारी द्वारा उससे पूछताछ करके जांच की गई और उक्त कुल 105 बोतल पाई गई, जिसकी अंदाजन कीमत 1,07,000 रुपये है, जिसको अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य उत्पादन विभाग नागपुर को सुपुर्द किया गया है और मामले की जांच एक्साइज विभाग नागपुर द्वारा जारी है। उपरोक्त कार्रवाई श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री आशुतोष पांडे साहब के मार्गदर्शन में पूरी की गई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के डोंबिवली में हुए गैंगरेप का मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है, जिस पर गृह विभाग और पुलिस ने विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कहना है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में विधानसभा नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस का, जो नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी आरक्षण के विषय पर भी अपने मत स्पष्ट किए। ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातला जो काही अध्यादेश आहे हा पहिल्यांदा ज्या स्वरूपात पाठवला होता त्या स्वरूपामध्ये तो जर मंजूर झाला असता तरीही कोर्टातनं त्याच्यावर स्थगिती आली असती, म्हणून राज्यपालांनी ते सरकारच्या लक्षात आणून दिलं। सरकारने सुधारित अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवला, त्याच्यानंतरची माहिती आत्ता माझ्याकडे नाही आहे। आपल्या माहितीकरता एकतर इम्पेरिकल डेटा नाही, तो सेन्सस डेटा आहे। इम्पेरिकल डेटाच्या संदर्भात मागच्या CM समोरच्या बैठकीतच खुलासा झालेला आहे आणि त्यामुळेच अशा प्रकारचा अध्यादेश सरकारने काढला आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारने वेळ मागितलेली नाही, राज्य सरकारने 4 आठवड्याची वेळ मागून घेतली आहे। त्यामुळे कृपया तुमची माहिती सुधारित करा। आज बाळासाहेब थोरात आणि नाना पटोले यांनी माझी भेट घेतली आहे आणि त्यांनी मला विनंती केली आहे की राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी। या संदर्भात जरूर मी त्यांना सांगितलं की आमची कोर कमिटी, प्रदेशाध्यक्ष या सगळ्यांशी आम्ही चर्चा करू आणि त्यानंतर या संदर्भातला अंतिम निर्णय आम्ही घेऊ। 12 आमदारांचा वगैरे विषय या ठिकाणी काही नाही। भारतीय जनता पार्टी सौदेबाजी करत नाही। काही पत्रकारांना अलीकडच्या काळामध्ये पतंग उडवायची सवय झाली आहे, त्यांनी उडवलेल्या या पतंगी आहेत। मी एवढंच सांगतो, आमचे 12 आमदार जे सस्पेंड केले आहेत ते नियमबाह्य आहे। आम्ही त्या संदर्भात कोर्टात गेलो आहोत, आम्ही कोर्टातही लढाई लढू आणि बाहेरही लढाई करू। आम्ही संघर्ष करणारे लोक आहोत, सौदेबाजी करणारे आम्ही लोक नाहीत। मला असं वाटतं की ही घटना अतिशय गंभीर आहे आणि अशा गंभीर घटना घडल्यानंतर सत्तारूढ पक्षाच्या वतीनं ज्या प्रकारची प्रतिक्रिया दिली जाते, सत्तारूढ पक्षाच्या वतीनं ज्या प्रकारे वेगळ्या वेगळ्या राज्यांकडे बोट दाखवलं जातं, मला असं वाटतं असंवेदनशीलता आहे। त्यामुळे अशा प्रकारच्या असंवेदनशील लोकांकडनं कुठलीही अपेक्षा मी बाळगत नाही। सामन्यामध्ये जी टीका केलेली आहे ती दर्जाहीन टीका आहे। राज्यपालांच्या पदाचा सन्मान हा समजून घेतला पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचं असं आहे की ती टीका करताना राज्यपालांनी चूक दाखवून दिली आणि ती तुम्हाला सुधारावी लागली। यामुळे जी मळमळ आणि तळमळ दिसते आहे ती या टीकेतनं दिसते आहे। पण अशा प्रकारची कितीही जहरी, घाणेरडी आणि खालच्या दर्जाची टीका केली तर त्यातनं टीकाकारांची प्रवृत्ती दिसते, त्यातनं राज्यपालांचं किंवा त्या संस्थेचं कुठलंही वाकळं होत नाही। बलात्कार केला आहे राज्यामध्ये कुठेतरी महिला डोंबिवलीची घटना ही अतिशय शॉकिंग आहे, अतिशय धक्कादायक आहे आणि अशा प्रकारची घटना उघडकीस आल्यानंतर
निश्चित राज्यामध्ये एक भयाचं वातावरण तयार झालेलं आहे. सातत्याने या वाढत्या घटना या चिंताजनक आहेत. मला असं वाटतं की सरकारने, गृह मंत्रालयाने आणि पोलिसांनी याच्यामध्ये विशेष लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. आणि डोंबिवलीसारखा भाग जो साधारणपणे एक शांत भाग समजला जातो, अशा भागात ही घटना होणं हे देखील मला असं वाटतं की अतिशय धक्कादायक अशा प्रकारचं आहे. त्यामुळे सरकारने याच्यामध्ये तात्काळ लक्ष घालावं आणि विशेष एफर्ट्स घेतले पाहिजेत, अशी आमची मागणी आहे. साफ पानी में पनपने वाले डेंगू के मच्छर ने पूरे विदर्भ में आतंक मचा रखा है. अब स्थिति ये है कि खराब पानी में पनपने वाले मलेरिया के मच्छरों ने भी लोगों को हलाकान करना शुरू कर दिया है. गत वर्ष की तुलना में इस बार इनकी तीव्रता कुछ ज्यादा ही है. पिछले वर्ष पूर्व विदर्भ में मलेरिया के 7,051 मरीज मिले थे, जबकि जनवरी से लेकर अब तक यानी करीब 9.5 महीने में 7,811 से अधिक मरीज मिले हैं. इतना ही नहीं, इस कालावधि में 12 मरीजों की जान भी चली गई है. स्वास्थ्य विभाग पुणे कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विभाग में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 2020 तक 7,051 मरीज मिले थे. इनमें सर्वाधिक 6,485 मरीज अकेले गढ़चिरौली जिले में थे. वहीं भंडारा में 14, गोंदिया में 347, चंद्रपुर ग्रामीण में 196, नागपुर ग्रामीण में 3 और सिटी में 6 मरीज मिले थे. चंद्रपुर सिटी और वर्धा जिले में कोई भी मरीज नहीं मिला था. 1 जनवरी से 14 सितंबर 2021 तक 7,811 मरीज मिले हैं. इनमें सबसे अधिक 7,300 मरीज अकेले गढ़चिरौली जिले में मिले. वहीं भंडारा में 7, गोंदिया में 381, चंद्रपुर ग्रामीण में 111, नागपुर ग्रामीण में 5, सिटी में 4, वर्धा जिले में 3 मरीज मिले हैं. गत वर्ष की तरह ही इस बार भी चंद्रपुर शहर में एक भी मरीज नहीं मिला. पिछले 2 वर्ष से चंद्रपुर शहर में मलेरिया का कोई भी मरीज नहीं मिलने पर मनपा द्वारा मरीजों का पंजीयन किया जा रहा है या नहीं, इस पर संदेह बना हुआ है. जानकार मानते हैं कि मलेरिया जैसी बीमारी का इलाज आसानी से हो जाता है. यही वजह है कि टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज डॉक्टरों से दवाई लेकर घर पर ही इलाज करा लेते हैं. इस वजह से मलेरिया के मरीजों की संख्या मनपा और स्वास्थ्य विभाग के पास दर्ज नहीं होती, जबकि सरकारी नियमानुसार नोटिफाइड बीमारी होने से संबंधित डॉक्टर द्वारा महानगर पालिका या स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी जानी चाहिए. इस हिसाब से देखा जाए तो मरीजों का आंकड़ा और बढ़ सकता है. वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. महानगर पालिकाओं में 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति की घोषणा होने के बाद कांग्रेस, बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दल भले ही इससे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ने का दावा कर रहे हो, लेकिन वर्तमान पार्षदों का पूरा भाग्य निकट भविष्य में उजागर होने वाले प्रभाग रचना और आरक्षण पर निर्भर रहेगा. इससे वर्तमान पार्षदों और कार्यकर्ताओं में हड़कंप सा मचा हुआ है. जानकारों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने वार्ड रचना की तैयारियां शुरू कर दी है. वार्ड रचना के अनुसार 3 वार्ड को जोड़कर प्रभाग की रचना होगी. चूंकि रचना वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर होनी है, अतः एक प्रभाग 42 से 45 हजार मतदाताओं का होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे निर्दलीय के रूप में चुनाव में उतरना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा. राजनीतिक जानकारों के अनुसार महानगर पालिका में बीजेपी 15 वर्षों से सत्ता में है. प्राकृतिक नियमों के अनुसार सत्ता पक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना कोई नई बात नहीं है.
चूंकि 15 वर्षों से शहर के विकास में उपलब्धियों के साथ जाना आसान नहीं है, अतः बीजेपी के लिए ही सबसे अधिक खतरा माना जा रहा है। इसके अलावा लंबे समय से कुछ कार्यकर्ता कभी न कभी राजनीति की मूलधारा में आने का मौका मिलेगा, इस आस में बैठे हुए हैं। भाजपा का वर्ष 2017 में अब तक मनपा में सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसमें 108 प्रत्याशी चुनकर आए थे, किंतु वर्तमान परिवेश में यह संभव दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि इस चुनाव में भाजपा के लिए सर्वाधिक खतरा होगा। उल्लेखनीय है कि अंतर्गत गुटबाजी के चलते वर्ष 2017 में हुए मनपा के आम चुनाव में कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद स्वयं के बल पर कई प्रत्याशियों का प्रदर्शन अच्छा तो रहा, लेकिन पार्टी में एकजुटता नहीं होने से इसका सीधा असर जीत पर पड़ा। वर्तमान में कांग्रेस के जो पार्षद है, व्यक्तिगत रूप से उनके प्रभाग में पार्षदों का प्रबल जनाधार है। ऐसे में उनके खिलाफ दूसरे दल की दाल गलना टेढ़ी खीर होगा। बिग बॉस का इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है। बिग बॉस 15 का प्रसारण 2 अक्टूबर से होना है। इस बार विदर्भ वासियों के लिए ये खास होने वाला है, क्योंकि इसकी शूटिंग पेंच खवासा में भी 2 घंटे की हो रही है। ये अलग बात है कि सलमान खान नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई स्टार कलाकार शूटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। सलमान खान इन दिनों टाइगर जिंदा है की शूटिंग के सिलसिले में रूस में है। पेंच स्थित रिजॉर्ट्स वनराज में सेट लगाया गया है और गुरुवार को शूटिंग भी हुई। संचालक क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि अभी कार्यक्रम गुप्त रखा गया है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार यहाँ पर बिग बॉस के पहले होने वाले कार्यक्रम की शूटिंग होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाती है। इसलिए कलाकारों के नामों को अभी गुप्त रखा जा रहा है। कई कलाकार नागपुर पहुंच चुके हैं। रिजॉर्ट्स में जो बैनर लगाए गए हैं उनमें सलमान का फोटो है और थीम दी गई है संकट इन जंगल फैलाएगा दंगल पर दंगल। संभवतः इस थीम के कारण ही जंगल में शूटिंग रखी गई है। संभव है यहाँ पर पूरे कार्यक्रम की आरंभिक भूमिका की शूटिंग हो। आयोजकों की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है। आयोजकों को केवल यह बताया गया कि रात में कुछ कलाकार आएंगे और शूटिंग करेंगे, लेकिन कलाकार कौन होंगे ये स्पष्ट नहीं हो पाया। बिग बॉस सीजन 15 में रुबीना दिलाई, गौहर खान, श्वेता तिवारी, प्रतीक सेजपाल, रश्मि देसाई जैसे नाम सामने आए हैं। खवासा में शूटिंग के लिए कलाकारों को ट्राइब थीम में बांटे जाने की भी चर्चा है। इतवारी के कपड़ा व्यापारी को उसी के नौकरों ने 22,50,000 रुपए की चपत लगा दी। प्रदर्शनी में बेचने के लिए दिया गया माल अन्य व्यापारियों को बेचकर रकम अपने खातों में जमा करवा ली। पुलिस ने दयानंद पार्क चौक जरीपटका निवासी कमलेश दयालदास रावलानी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में लालगंज निवासी मनोज प्रकाश देवघरे और आशीष उर्फ नागेश पराते का समावेश है। कमलेश की 3 नल चौक के पंजवानी मार्केट हिंदुस्तान गारमेंट नामक फर्म है। मनोज और आशीष उनकी दुकान पर काम करते थे। वर्ष 2019 से 2021 के बीच गांधी सागर तालाब के समीप रजवाड़ा पैलेस में गारमेंट फेयर आयोजित किया गया था। यह माल बेचने की जिम्मेदारी मनोज और आशीष को सौंपी गई थी। भारी मात्रा में उन्हें माल उपलब्ध करवाया गया था। कुछ दिन पहले कमलेश ने 3 वर्षों के लेन देन का ऑडिट किया। तब पता चला कि मनोज और आशीष ने 22,50,000 रुपए के माल की हेराफेरी की है। आरोपियों ने उनका माल कोराडी के फैशन आउटफिट, अहेरी के एडी कलेक्शन और चंद्रपुर के दिनेश साटे सहित अन्य दुकानदारों को बेच दिया था। उनसे सीधे अपने अकाउंट में पेमेंट करने को कहा और 22,50,000 रुपए पचा गए। उन्होंने मामले की शिकायत तहसील पुलिस से की। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। बीजेपी सरकार की ओर से राजनीतिक लाभ लेने के लिए 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति की शुरुआत की गई थी, किंतु इस तरह की पद्धति से शहर विकास के 12 बज गए। प्रभाग पद्धति जनहित में नहीं होने के कारण इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग पूर्व मंत्री अनीस अहमद ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात को भेजे पत्र में की है। पूर्व मंत्री अनीस अहमद ने कहा कि एक प्रभाग में एक ही पार्टी के सदस्य पार्षद होने के बावजूद विकास को लेकर कई तरह के आपसी संघर्ष गत समय में देखे गए। पार्षदों में संघर्ष के कारण हमेशा ही महानगर पालिका प्रशासन को बेवजह तनाव में रहकर काम करना पड़ता है। कामकाज की प्राथमिकता तय करने के लिए प्रशासन और अधिकारियों को पसीने छूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति के पूर्व अनुभव कटु रहे हैं। बड़ा प्रभाग होने के कारण कई बार पार्षद समस्या लेकर अन्य पार्षद के पास भेज देते हैं।
पार्षदों द्वारा अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सिर पर डाली जाती है। ऐसे में जनता को न्याय नहीं मिल पाता है, यहाँ तक कि समस्या का निवारण भी नहीं होता है। छोटी छोटी समस्याएं हल करने के लिए लोगों को यहाँ वहाँ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस तरह की प्रभाग पद्धति से नागपुर शहर के विकास पर होने वाले परिणामों को देखते हुए एक सदस्यीय वार्ड पद्धति से चुनाव कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सामान्य स्तर पर सभी राजनीतिक दल एक सदस्यीय वार्ड पद्धति के समर्थक दिखाई देते हैं, अतः संभव न हो तो कम से कम 2 सदस्यीय प्रभाग पद्धति के लिए पुनर्विचार हो। साथ काम करने वाले कर्मचारी ने एक नर्स को कर्नाटक के नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश दिलवाने का झांसा देकर ठग लिया। पुलिस ने सावरबंदे लेआउट बेसा निवासी रंजना गजानन मोहुर्ले की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। आरोपी कोटरकरा केरल निवासी निबिम सोमराजन और वर्धा निवासी पूजा भगत का समावेश है। पुलिस ने बताया कि रंजना ऑरेंज सिटी अस्पताल में नर्स है। 20 मई 2019 से 24 अगस्त 2020 के बीच आरोपी निबिन राजन भी अस्पताल में बतौर ब्रदर काम करता था। इसी दौरान दोनों की पहचान हुई। निबिन ने रंजना को बताया कि जीएनएस नर्सिंग का कोर्स करने के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल सकती है। उसने बताया कि कर्नाटक के मैसूर में स्थित ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रमन कॉलेज में वह प्रवेश करवा सकता है। इसके लिए निबिन ने पहले 25,000 रुपए लिए। बाद में उसने ऑरेंज सिटी अस्पताल से काम छोड़ दिया। कॉलेज की फीस भरने के नाम पर उसने वर्धा में रहने वाली अपनी पत्नी पूजा भगत के खाते में 69,000 रुपए जमा करवाने को कहा। कुल 94,000 रुपए लेने के बाद निबिन ने प्रवेश पत्र भेजा। रंजना ने मैसूर जाकर कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उनके नाम पर एडमिशन के लिए केवल 10,000 रुपए भरे गए हैं। रंजना ने निबिन से संपर्क किया, उसे बाकी रकम लौटाने को कहा। आरोपी टाल मटोल करता रहा। परेशान होकर रंजना ने मामले की शिकायत बजाज नगर पुलिस से की। पुलिस ने निबिन और उसकी पत्नी पूजा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।